देखिए यूनिट नंबर 4 में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली आप लोगों ने देखा था whenever you have to take a magnet and a coil, and whenever the relative motion between a magnet and the coil happens, then what will happen, there will be the changes in the magnetic line of force in the change in magnetic line of force linked with the coil, so that induced EMF or induced current will be produced in the coil, in the same coil. Such type of phenomena is so called as electromagnetic induction. जब आपके पास कोई मैग्नेट होती है, आपके पास कोई कॉइल होती है, उन दोनों का रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है। पानी गिरने पर टरबाइंस रोटेट होती है, टरबाइन से कॉइल से अटैच होती है। तो कॉइल किसके बीच में होती है? जनरेटर में दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है, और पानी गिरने से, टरबाइन मूव होने से कॉइल का मोशन होता है। मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल हैपेंस so that the induced current will be produced. Such type of induced current you are getting in the form of alternating current. So this is the production of alternating current. At any instant small t, the equation of alternating current and alternating voltage is given by I equal to I0 sin omega t, and the alternating voltage is V equal to V0 sin omega t. Basically the current is defined as rate of flow of charges, rate of flow of electrons. But there are two types of current. One is AC and another one is DC. So what is AC? The current whose magnitude and direction changes with respect to time, and the current whose magnitude changes but direction cannot be changes with respect to time. Such type of current is so called as direct current. Direct current you know very well, that is obtained from the batteries and that is obtained from hydroelectric power stations or generators etc. अब तो अल्टरनेटिंग करंट आपके सोलर सेल से भी प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल एनर्जी से भी प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है, हीट एनर्जी से भी प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक और थर्मल से प्रोड्यूस हो ही रहा है। चूंकि हमारे टॉपिक का नाम, हमारे चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है, तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था कि किसी इंस्टेंट अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है वो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t और V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन को जब हमने डिराइव किया था, तो सिंपल सी बात है, वी यूज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। What we have to derive here? We are deriving here the equation of alternating current and equation of alternating voltage. वही वाली बात है, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ था। Then what will happen? By Faraday's second law of electromagnetic induction, the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NBA cos थीटा। सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा, क्योंकि ये जो कॉइल है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रही है? मूव हो रही है। ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, एक बार दो बार मैं बता चुका हूँ। सिंपल सी बात है, फ्लक्स की वैल्यू को जब हमने यहाँ रख दिया था, तो E और V कोई अंतर नहीं है, माइनस डी बाई डी टी NBA cos ओमेगा टी। कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, NBA को हमने बाहर निकाल लिया, डी बाई डी ऑफ cos ओमेगा टी का, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी। माइनस से माइनस कैंसिल, V इज इक्वल टू NBA ओमेगा एंड sin ओमेगा टी मतलब थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आप देख रहे हैं कॉइल मूव कर रही है, किसके बीच में मूव कर रही है? मैग्नेट के बीच में मूव कर रही है। कॉइल जब मूव कर रही है तो उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो इन चारों की चारों स्थितियों में एक वो स्थिति होती है जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम आती है। कब आती है? जब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। Whenever theta is equal to 90 degree, then the value of voltage will be maximum. And such type of maximum value of voltage is so called as peak value of voltage.
इसको और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो v इक्वल टू इसकी जगह आप लिख सकते हो v0 v इक्वल टू v0 sin ओमेगा t. This is the equation of alternating voltage. You have to apply the Ohm's law. V equal to IR, V naught equal to I naught R. Then what will happen? IR is equals to I naught R sin omega t. R से R cancel. I equal to I0 sin omega t. What is this? This is alternating current and this is alternating voltage. Same. ये alternating current और alternating voltage. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब थीटा की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो करंट की वैल्यू अलग अलग होगी. थीटा इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 होगी. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी. आप उस इक्वेशन में रख के देखिए sin ओमेगा t sin थीटा की वैल्यू पुट करके देखिए. जब थीटा इक्वल टू 180 लोगे तो करंट की वैल्यू 0 होगी. 270 पर माइनस I0 होगी. 360 पर फिर 0 होगी. ऐसी सिंपल सी बात है अल्टरनेटिंग करंट की. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है चेंज होता है. इसलिए ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट. द सेम थिंग हैपनिंग विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज. Why? Because the alternating voltage equation is also same. V equal to V0 sin. So such type of voltage whose magnitude and direction changes with respect to time, such type of voltage is so called as alternating voltage. समझ में आ गई बात. आगे बढ़े तो now we are discussing here the peak value of alternating current और peak value of alternating voltage. Simple सी बात है. The peak value is the maximum value of alternating current or maximum value of alternating voltage. The graph of alternating current and alternating voltage is same, but one thing should be kept in your mind: the frequency of alternating current and alternating voltage is 50 Hz. What does it mean? It means that the alternating current and alternating voltage completes 50 cycles per second. मतलब एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है. जब हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होता है तो यहाँ पर जो ये सबसे अधिक वैल्यू होती है इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अगर वोल्टेज है सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी. द मैक्सिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू. सो व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? 0. तुम होगा हीरो. सिंपल सी बात है या तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है 0. क्योंकि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 0. आपको उसको डिराइव करना है. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी. मैंने कहा यू हैव टू डिराइव द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एक बहुत अच्छी बात एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से निकल के आई. जब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 होती है तो इसका उपयोग दो जगह नहीं किया जा सकता. वैसे तो हमारा मन कहता है कि इसका उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाती है? जब 0 हो जाती है तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उपयोग ना तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में कर सकते ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कर सकते. तो इन chemical effect of current we have to use direct current. In magnetic effect of current we have to use so that we are connecting a battery outside the circuit. Isn't it? Yes or no? सर्किट के बाहर हम एक बैटरी का उपयोग करते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी हो जाती है. लेकिन हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं. क्यों? वहां एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे घर के सारे उपकरण बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ हीट इज. तो चाहे पॉजिटिव साइकिल करो चाहे नेगेटिव साइकिल करो जब एवरेज निकालोगे तो वो 0. चलिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डेरिवेशन देख लेते हैं. पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ. सिंपल सी बात है क्योंकि मैं जानता हूँ आप कितने पढ़ते हो. प्रेम से बोलो. वेरी गुड. तो सिंपल सी बात है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल करंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो. किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू कितनी थी? एट एनी इंस्टेंट द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I equal to I0 sin. You have to put the value here. सिंपल सी बात है. The average value of alternating current, total current 0 to t. What is current? I0 sin omega t dt divided by total time. Constant का कभी इंटीग्रेशन एवरेज. कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए. 0 to t
साइन ओमेगा टी डी टी। दोहरा है ना, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, आप हर जगह हैं और हर समय हैं और आपको सब कुछ I0/t। What is the integration of sin omega t? No uncle ji, no, cos omega t upon omega 0 to t। Angular velocity, angular displacement upon time. For one complete cycle of AC, the value of angle will be 360 divided by time. So what is t? T equal to, in place of t you have to take upper limit minus lower limit। Very nice। Average I0 upon t, अपर लिमिट ओमेगा को भी पची से निकाल दो। अपर लिमिट रखोगे cos ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, t की जगह रख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा cos 360 की वैल्यू और 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, एवरेज वैल्यू विल बी 0। सिंपल सी बात है, the average value of alternating current and the value of alternating voltage that will be equal to 0। Now we are discussing a next thing, that is average value not, that is root mean square value of alternating current and alternating voltage। alternating current और alternating voltage की root mean square value का मतलब क्या होता है, मैंने नोट्स में इसका मतलब बताया है। मैंने आपको मतलब बताया है कि किसी एसी सर्किट में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है एक्चुअली उसको उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से आकलित किया जा सकता है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 पीक वैल्यू के 1 अपॉन √2 टाइम्स के बराबर होती है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक जैसी लोगे तो उससे जो हीट जो प्रोड्यूस होगी किससे, अल्टरनेटिंग करंट से, मतलब एसी से, वो डीसी की तुलना में कितनी टाइम्स होती है, √2 टाइम्स होती है। दैट्स व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट। डीसी से एसी से कैसे हो सकता है, ठीक है, खुद से ये कैसे डेंजरस हो सकती हो जब किसी की किसी से करोगी तुलना, सिंपल सी बात है, नीतीश राय तो फिर कोई किसी से ज्यादा डेंजरस होगा, सिंपल सी बात है। तो सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है, इसलिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालना पड़ता है, isn't it? Yes or no? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना, किसी क्षण करंट की वैल्यू क्या थी, I equal to I0 sin, let at any instant small t the alternating current is given by I equal to I0 sin omega। सिंपल सी बात है। तो अब हमें IRMS निकालनी है। सबसे पहले करंट की वैल्यू का स्क्वायर करो, फिर उसका क्या निकालो, मीन निकालो, फिर उसका क्या कर दो, देखो सबसे पहले करंट का स्क्वायर कर दिया तो करंट का स्क्वायर हो गया, फिर मीन कैसे निकलता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाय, और फिर उसका क्या कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी सेम। करंट है, जब करंट है तो करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, IRMS इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 0 to 2 बेटा, पहली बात तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अभी इक्वेशन बड़ी सोनी सी हो गई, I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर किया 25dt डिवाइडेड बाय t। यस और नो गाइस, ओके। करंट का स्क्वायर किया, कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, यू हैव टू टेक आउटसाइड, isn't it? किसका इंटीग्रेशन होगा, sin स्क्वायर ओमेगा t dt। लेकिन मेंस वाले जितने बैठे हैं वो जानते हैं कि sin स्क्वायर ओमेगा t का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन नहीं होता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस फार्मूला इन 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। बेटा याद तो रखना पड़ेगा, आगे बात समझ में, आप लोगों की वजह से मैं जिस दिन पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा रिवीजन करवाता हूँ, और दोस्तों तुम्हारी वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि जितनी नहीं आए उल जुलूल वो कम से कम देख लें, दुनिया भी देखे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, चिल्ला ये माता दी लेट्स गो, isn't it? तो यार जब तक रिवीजन नहीं करोगे किसी चीज का कुछ नहीं आएगा समझ में। ये हो गया I0 स्क्वायर अपॉन 2, sin स्क्वायर ओमेगा t का कितना हो गया, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। बेटा अभी ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी इसको हम सिंपलीफाई कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन किया जा, अलग अलग कर लो, सिंपल सी बात है। जब अलग अलग करोगे तो IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन t,
टू को भी का निकाल दिया, 0 to t एक करली ब्रैकेट लगा dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, कह दो मुझसे यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या कर दो बिटिया, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, जैसा और लो dt का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 to t। बेटा मैंने इसकी भी लिमिट और इसकी भी लिमिट एक साथ लिख दी, कर सकता हूँ अलग अलग कर दो, तुम्हारी मर्जी अलग अलग है तो अलग अलग कर दो। एक्चुअली ये बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने कहा दोनों निपट सुलझ लेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो 0 और sin 0 की वैल्यू भी केवल अपर लिमिट रखने तो काम चलेगा। सोनिया, आयुषी, दीक्षा, ऑल ऑफ यू, वो एक फिर भी एब्सेंट हो गई। तो देखिए यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अपर लिमिट रखोगे तो t, लोअर लिमिट रखोगे तो sin 2 ओमेगा t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, व्हाट इज कैपिटल T, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इजंट इट यस और नो? लोअर लिमिट रखने का बेटा कोई मतलब, ओमेगा से ओमेगा, sin 4 पाई की वैल्यू t से t, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट इसका कितना बचेगा और इसका अंडर रूट कितना बचेगा, हेंस रूट। पॉज करना है इसको इससे। व्हाट इज फेज एंगल और फेज डिफरेंस? सपोज दैट वी हैव टू इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I equal to I0 sin omega t and the value of alternating voltage at any instant small t is V equal to V0 sin omega t. Then from their angle we will see that alternating current and voltage both are in same phase और both are in different phase। मतलब अगर कहीं पर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो करंट उसके साथ में रहता है या नहीं रहता, ये हम उसकी इक्वेशंस के द्वारा और डिफरेंट सर्किट्स के द्वारा देख सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज लाइक दैट in case of resistance R, it means that whenever you have to apply the voltage, the alternating current and voltage both are in same phase, इसलिए घर के तारों में रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हम ट्यूबलाइट की बात करते हैं इंडक्टेंस कॉइल L की, तो उस स्थिति में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से 90 डिग्री आगे होता है, यहाँ हमने फाई दिया है। इट मींस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लीडिंग बाय अल्टरनेटिंग करंट बाय द फेज एंगल फाई। In case of capacitance C, whenever you have to take condenser, in case of their fan, then what will happen? Alternating current आगे, alternating voltage P से, तो here phi alternating current is leading by alternating voltage by the phase angle phi. Now in these three different circuits, R, L and C, this R, this L and C behaving as a resistance in AC circuit. AC circuit में resistance का काम ये तीनों ही करते हैं, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। अगर एसी सर्किट में केवल R लगाओ तो केवल R लगाओ तो उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन एसी सर्किट में R लगाओ के अलावा L लगाओ या C लगाओ तो उनके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, उनके रेजिस्टेंस को L के केस में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज सो कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट्स वैल्यू XL इक्वल टू C के केस में, जो कैपेसिटेंस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC इक्वल टू 1 अपॉन, इनका यूनिट ओम होता है। अब तीनों ही एसी सर्किट में रेजिस्टेंस की बात ही कार्य करते हैं, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, L का रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, C का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन इन तीनों में से कोई दो लगा दें या C लगा दें, कोई दो लगा दें या तीनों ही लगा दें तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है दैट इज सो कॉल्ड एज इंपीडेंस। एंड इंपीडेंस आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और तीनों लगा दे तो एनसीआर सर्किट। द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ओनली 2 आउट ऑफ 3 और ऑल ऑफ देम 3 आर एल एंड सी, द नेट रेजिस्टेंस विल बी सो कॉल्ड एज इंपीडेंस। अब आफ्टर दैट वी विल स्टडी 7 टाइप ऑफ एसी सर्किट। व्हाट आर 7 टाइप ऑफ एसी सर्किट? फर्स्ट वन इज आर सर्किट, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज RL, fifth one is RC, sixth one is LC, seventh one is। शुरू के 3 सर्किट में मैं ये प्रूव करूंगा कि कौन आगे कौन पीछे। दूसरी बात, इनकी रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस क्यों कहते हैं ये भी प्रूव करूंगा। और अगली RL, RC, LC और LCR सर्किट में we will determine the value of impedance। 7 questions we will discuss tomorrow। धन्यवाद।